Hello aspirants, welcome to daily news analysis of The Hindu. Today the date is 6th of July, so let's get started. एंड आज हमारे पास 3-4 इम्पॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं तो हम उन पे बात करेंगे और उनके बैकग्राउंड से रिलेटेड चीज़ें भी जानेंगे फ्रॉम प्रीलिम्स एज वेल एज मेंस पर्सपेक्टिव। अब यहाँ पर गवर्नमेंट ने इशू किया है नोटिस टू मेटा ऑन चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज़ एड्स, क्योंकि एक रिपोर्ट सामने आई, उसने कहा कि इंस्टाग्राम में चिल्ड्रन से रिलेटेड पोर्नोग्राफिक कंटेंट इवन पेड बेसिस पर एडवर्टाइज किया जा रहा है। ओके, तो हम लोग चाइल्ड पोर्नोग्राफी वर्ड यूज़ नहीं करते हैं बिकॉज सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक जजमेंट में कहा था दैट डोंट यूज दिस टर्म, रादर यूज इट एज चाइल्ड सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेटिव एंड अब्यूज मटेरियल। ओके, तो ये सुप्रीम कोर्ट के एक जजमेंट में उसने कहा था कि आप ये वर्ड यूज़ कीजिए, चाइल्ड पोर्नोग्राफी डजंट गो वेल, सो डोंट यूज़ दैट। एंड सेकेंड इज़ यहाँ पे मेटा की एल्गोरिदम कुछ इस तरीके की है जो ऐसे वीडियोस को और ज़्यादा प्रमोट कर रहा है विच इज़ हैविंग सेक्सुअल अब्यूज़ मटेरियल अगेंस्ट चिल्ड्रन। इंस्टाग्राम पे भी कुछ चीज़ें आई है कि वो पेड एडवर्टाइजमेंट कर रहा है ऐसे चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज़ मटेरियल की, और उसके बाद वहाँ से लिंक के थ्रू डायरेक्ट कर देता है टूवर्ड्स टेलीग्राम, और वहाँ पर इस तरीके के कंटेंट सेल किए जाते हैं ऑन पेड बेसिस। ओके, तो अब हमारे काम का क्या है? देखिए, हमारे काम से हमें 3 चीज़ें जाननी होंगी। फर्स्ट इज इससे रिलेटेड स्टैट्यूटरी प्रोविजन, किस किस एक्ट में, आईटी एक्ट 2000, पॉक्सो एक्ट 2012 एंड भारत न्याय संहिता 2026। अब यहाँ पर प्लीज़ आप इनसे मत डरिए सेक्शन वगैरह वगैरह कि ये क्या सेक्शंस हैं, ये सब याद रखने नहीं रखने। सिर्फ जो प्रोमिनेंट होते हैं, जैसे हमने सेक्शन 66 जाना था, 69 जाना था, 79 जाना था, उस तरीके का कोई इंपॉर्टेंट हो तो ज़रूर रखो। और दूसरा हम जानेंगे अबाउट सम सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन एज वेल, जो रूल्स बनाए गए हैं अंडर आईटी एक्ट एंड डिजिटल पर्सनल डेटा। ओके, तो उसके अंडर में कुछ चीज़ें जानेंगे। सो चलिए शुरू करते हैं हम इस आर्टिकल को। फर्स्ट, एज आई टोल्ड यू कि एक केस आया था जस्ट राइट्स फॉर चिल्ड्रन अलायंस वर्सेस एस हरीश। तो यहाँ पे क्या हुआ था, ये केस आया था मद्रास से निकल के, वहाँ पे कोर्ट ने एक बहुत ही बेहुदा सा जजमेंट दे दिया था दैट चाइल्ड पोर्नोग्राफिक मटेरियल पजेस करना कोई इशू नहीं है, प्रोवाइडेड कि आपके इंटेंशन उसको सर्कुलेट करने के ना रहे हों। जबकि पॉक्सो एक्ट क्लियर बोलता है कि आप पजेस भी नहीं कर सकते इस तरीके का कोई मटेरियल। तो फिर वो उसके अगेंस्ट जब पेटिशन गई सुप्रीम कोर्ट में, तो सुप्रीम कोर्ट ने इसमें कहा दैट viewing, downloading or possessing child sexual material constitute a punishable offense under section 15 of POCSO Act। अब सेक्शन 15 आपको याद रहे या ना रहे, बट फोकस कीजिए कि पॉक्सो एक्ट में देखना, डाउनलोड करना या इवन अपने पास रखना भी एक पनिशेबल ऑफेंस होगा। जबकि मद्रास हाई कोर्ट ने गलत जजमेंट दे दिया था कि पजेस करने से कुछ नहीं होता है, सर्कुलेट करने का इंटेंशन था या नहीं वो मैटर करता है। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अंडर पॉक्सो एक्ट क्लियरली लिखा हुआ है कि व्यूइंग, डाउनलोडिंग एज वेल एज पजेसिंग इज़ अ पनिशेबल ऑफेंस। सिमिलरली हमारा जो आईटी एक्ट है उसका 67B वो भी यही कहता है। ओके, तो यहाँ पर जो इंटरप्रिटेशन किया गया था एक गलत कि इंटेंट होना चाहिए डिस्ट्रीब्यूट करने का, उसको ओवरटर्न किया सुप्रीम कोर्ट ने। उसने कहा कि इंटेंट डजेंट मैटर, आप पजेस भी नहीं कर सकते अपने साथ। ओके, मैं भी आपको ये सारे सेक्शन एक एक करके समझा दूंगा। और यहाँ पर कोर्ट ने ये भी कहा कि आप चाइल्ड पोर्नोग्राफी जैसे वर्ड्स यूज़ मत कीजिए, आप यूज़ कीजिए चाइल्ड सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेटिव एंड अब्यूसिव मटेरियल। ओके, तो चलिए हम इन तीनों प्रोविजंस में पहले आईटी एक्ट में देखते हैं। 2 इंपॉर्टेंट सेक्शन आते हैं 67B एंड 79। तो 79 तो हमने पहले भी कर लिया था, कुछ दिन पहले डिस्कस किया था ना अबाउट दिस सेफ हार्बर प्रोटेक्शन। यानी कि अगर आपको आपके नोटिस में लाया जाता है कि इस तरीके की चीज़ आपके प्लेटफॉर्म पे सर्कुलेट हो रही है, तो फिर आप उसको तुरंत रिमूव कीजिए, डिसेबल कीजिए उस एक्सेस को। और अगर आप फॉलो नहीं करते हो, और अभी जो इंटरमीडिएट गाइडलाइंस आई हैं उसमें है कि विदिन 24 आवर्स विदिन 1 आवर आपको इस तरीके की चीज़ें रिमूव कर देनी होगी अपने प्लेटफॉर्म से अगर आपके नोटिस में लाई जाती हैं। अदरवाइज आप अपनी जो लीगल इम्यूनिटी है दैट इज़ सेफ हार्बर प्रोटेक्शन अंडर 79 सेक्शन, ये आप लूज़ कर दोगे। ठीक है, ये अभी हमने थोड़े दिन पहले भी जाना था। 67B जो सेक्शन है वो स्पेसिफिकली डील करता है चाइल्ड सेफ्टी से। आप किसी भी तरह का चाइल्ड पोर्नोग्राफिक कंटेंट क्रिएट नहीं कर सकते, पब्लिश नहीं कर सकते, ट्रांसमिट नहीं कर सकते, डाउनलोडिंग, ब्राउजिंग, पोजेशन कुछ भी नहीं कर सकते इन द इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म। ये बात करता है सेक्शन 67B।
अब आप इस सेक्शन को याद रखो ना रखो ये आपकी मर्ज़ी है, बट अगर मैं अपनी तरफ से बोलूँ, अगर मुझे आपके आंसर्स में कभी कहीं पे कोई सेक्शन नंबर लिखा हुआ दिखता है तो मुझे ये लगता है कि हाँ, इस बच्चे की अंडरस्टैंडिंग बहुत क्लियर है। ओके, सो अगर आप इस सेक्शन को याद रख पाओ तो बेस्ट है, बाकी अपने सेफ हार्बर वाला तो याद रखा ही होगा। चलो, पॉक्सो एक्ट में आते हैं। इसके अंडर में 3 इंपॉर्टेंट सेक्शंस आते हैं हमारे पास। फर्स्ट है क्रिमिनलाइज करता है एंड पिनलाइज करता है द यूटिलाइजेशन ऑफ चिल्ड्रन फॉर पोर्नोग्राफिक पर्पसेस। ओके, सेकंड इज स्पेसिफिकली क्रिमिनलाइज द स्टोरेज एंड पोजेशन ऑफ चाइल्ड पोर्नोग्राफिक मटेरियल। यही वो सेक्शन था जिसको यहाँ पर कोर्ट ने एग्जामिन किया था, ये सेक्शन 15, कि आप इस तरह की कोई भी चीज़ अपने पास नहीं रख सकते। ओके, देन यहाँ पर 19 सभी पे जिम्मेदारी डालता है, एक ऑब्लिगेशन होता है इंडिविजुअल पर या मीडिया हाउसेस पर या प्लेटफॉर्म पर भी कि वो इमीडिएटली रिपोर्ट करे अगर इस तरीके का कोई भी मटेरियल सर्कुलेट हो रहा है टू द लोकल पुलिस या फिर स्पेशल जुवेनाइल पुलिस यूनिट। और अगर आप ये देखते हुए भी फेलियर, आपकी तरफ से फेलियर हो जाता है कि आप रिपोर्ट नहीं करते हो या प्लेटफॉर्म रिपोर्ट नहीं करता है कि इस फलाना आईडी से इस तरीके का मटेरियल अपलोड किया जा रहा है हमारी वेबसाइट पे, तो वो फिर उस प्लेटफॉर्म के लिए भी पनिशेबल ऑफेंस बन जाएगा। ओके, तो पॉक्सो एक्ट में 3 इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। फर्स्ट इज यहाँ पे पिनलाइज करता है वो कि अगर आप चिल्ड्रंस को यूज़ भी कर रहे हो इस तरीके के वीडियो में। आजकल ये जो इंस्टाग्राम पे चल रहा है ना, आपने देखा होगा कुछ मॉम एंड सन, मदर एंड सन, वो बहुत ही नियरली थोड़े वल्गर टाइप की वीडियोस बना रहे हैं। ओके, तो वो क्रिमिनलाइज हो सकता है अगर कोर्ट में मैटर जाए और एग्जामिन किया जाए, तो वाकई कुछ इंस्टाग्राम वीडियोस इस तरीके के हैं जो उसी ग्रेड में फॉल करेंगे। ओके, यू कैन नॉट यूटिलाइज चिल्ड्रन फॉर पोर्नोग्राफिक पर्पज। सेकेंड इज स्टोरेज एंड पोजीशन ऑफ पोर्नोग्राफिक मटेरियल को क्रिमिनलाइज किया जाएगा। और तीसरा ऑब्लिगेशन होता है सभी पर, हम पर भी, मीडिया पर भी, कि आप इमीडिएटली रिपोर्ट कीजिए पुलिस को या फिर स्पेशल जुवेनाइल पुलिस यूनिट को अगर इस तरीके का कोई मटेरियल सर्कुलेट हो रहा है तो। ओके, तो पॉक्सो एक्ट के हमने ये प्रोविजंस जान लिए। फिर भारत न्याय संहिता में ये ओवरऑल बताता है कि अगर चिल्ड्रंस का, क्योंकि टेलीग्राम के थ्रू कई इंस्टांसेस ऐसे आए हैं जहाँ पे चिल्ड्रंस की ट्रैफिकिंग की गई है गलत पर्पज़ के लिए। ओके, सो दिस इज़ अ प्रोविजन अगेंस्ट द ह्यूमन ट्रैफिकिंग एंड क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी अप्लाइड अलोंगसाइड द IT एक्ट एंड पॉक्सो एक्ट व्हेन सच नेटवर्क्स आर लिंक्ड टू कमर्शियल चाइल्ड ट्रैफिकिंग सिंडिकेट्स। ओके, लेकिन एक बात याद रखिएगा, अगर भारत न्याय संहिता के कोई प्रोविज़न और IT एक्ट या पॉक्सो एक्ट के कोई प्रोविज़न एक दूसरे से कन्फ्लिक्ट में आ जाएं, तो याद रखिएगा कि जो प्रेसिडेंस होगा वो इनको दिया जाएगा, IT एक्ट पॉक्सो एक्ट को प्रेसिडेंस दिया जाएगा अगर कहीं पे कोई प्रोविज़न कन्फ्लिक्ट में आते हैं तो। ओके, सो ये जाना हमने अबाउट द स्टैट्यूटरी प्रोविजन। अब इन्हीं एक्ट के अंडर में अलग अलग रूल्स बनाए जाते हैं। जैसे IT एक्ट के अंडर में लेकर आए थे हम 2021 में इंटरमीडिएट गाइडलाइंस एंड डिजिटल मीडिया एथिक्स। तो इसने ये मैंडेटरी कर दिया था इंटरमीडिएटरीज के लिए कि आप डिप्लॉय कीजिए कुछ ऑटोमेटेड टेक्नोलॉजी ड्रिवन टूल्स जो बिल्कुल ऑटोमेटिकली, मतलब अपने आप ही वो एल्गोरिदम्स वगैरह या इस तरीके के सॉफ्टवेयर जो जैसे ही देखें कि यहाँ पे पोर्नोग्राफिक मटेरियल अपलोड हो रहा है या चिल्ड्रंस अंडर एडल्ट टाइप की चीज़ें हो रही हैं, तो वो उनको फिल्टर कर सके और ब्लॉक कर सके। ओके, तो यहाँ पर अंडर इस रूल में ही हम लोग लेकर आए थे देयर शुड बी प्रोएक्टिव कंटेंट रेगुलेशन जो मैंडेटरी करे इंटरमीडिएट्स के लिए टू डिप्लॉय द ऑटोमेटेड टेक्नोलॉजी ड्रिवन टूल्स टू प्रोएक्टिवली फिल्टर और ब्लॉक सच मटेरियल ऑन देयर प्लेटफॉर्म। ओके, एक चीज़ ये हुई। दूसरा कि अब जब ग्रीवांसेस वगैरह दिख रहे हैं तो इन ग्रीवांसेस को रिड्रेस करने की एक टाइमलाइन होनी चाहिए। तो ये टाइमलाइन दी गई विद इन 24 आवर्स, कंप्लेंट के 24 आवर्स के अंदर आपको इस तरीके का कोई भी मटेरियल अपने प्लेटफॉर्म से रिमूव कर देना होगा। ओके, सो ये 2 बातें हुई अंडर दी IT रूल्स। देन हम आते हैं पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट में। तो इसने भी यही बातें की, इट मैंडेट्स द डेटा फिड्यूशरीज कैन नॉट प्रोसेस पर्सनल डेटा ऑफ चिल्ड्रन इन ए मैनर दैट कॉज ए डेट्रीमेंटल इफेक्ट ऑन द वेलबींग ऑफ द चाइल्ड। एंड सेकेंड इज इट एनफोर्सेज द मैंडेटरी एज वेरिफिकेशन। तो अब ये मैंडेटरी तो कर दिया गया है, बट ये कोई मुश्किल नहीं है इसको बाईपास करना। ठीक है, एज वेरिफिकेशन प्रोसेस को बाईपास करना कोई मुश्किल नहीं होता है, लेकिन हमारा जो डेटा प्रोटेक्शन एक्ट है वो इस तरह की बातें तो करता है, लेकिन उसमें कुछ ज़्यादा इंप्रूवमेंट हमें देखने को मिला नहीं है अभी तक। ओके, तो हमने यहाँ पर फ्रॉम लीगल एंगल जान लिया अबाउट दिस चाइल्ड सेक्सुअल मटेरियल्स। अब इसमें जो मेन्स पॉइंट ऑफ व्यू से आपको जो चीज़ें देनी होंगी, लाइक जैसे
आपने लीगल प्रोविजंस तो जान लिए, ठीक है। इसके बाद कुछ चैलेंजेस वगैरह कि आखिर इनके इम्प्लीमेंटेशन में क्या चैलेंजेस आ रहे हैं एंड फर्दर स्टेप्स आप इसके लिए क्या ले सकते हैं, ये सब हम बाद में मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे। बट अभी फिलहाल आपको ये इतनी चीज़ें याद रखनी है इस टॉपिक से रिलेटेड, ओके। चलिए, तो हमने अबाउट दिस चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज़ जान लिया। सेकंड हम चलते हैं, इमरजेंसी कर्व्स लगाए गए थे कुछ एलएनजी शिपमेंट्स जब तक डिस्टर्ब हो रही थी पर्शियन गल्फ के रिगार्डिंग। तो मैं आपको एलएनजी पूरी तरीके से तैयार करवा देता हूं और इससे रिलेटेड प्रीलिम्स और मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से जो बातें काम की होगी हम उनको देख लेते हैं। देखिए, पहले तो जनरली आपको जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं प्रीलिम्स में उनमें वही सब होता है। ऑर्डरलेस गैस होगी, कलरलेस होती है, नॉन टॉक्सिक, नॉन कोरोसिव वगैरह। इसमें होता क्या है, इसमें प्राइमरली होता है मीथेन, ओके। अब हम लिक्विफाइड क्यों बोल रहे हैं, हम लिक्विफाइड इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि हम इसको गैस के फॉर्म में नहीं ला सकते। आप जब कंटेनर्स वगैरह में शिपमेंट के थ्रू ला रहे हो यहाँ पे, तो ये पॉसिबल नहीं है कि आप गैस के फॉर्म में कितने कंटेनर्स यूज़ करोगे। इसको करीब 600 टाइम्स तक, ओके, 600 टाइम्स इसका जो वॉल्यूम होता है उसके 600 टाइम्स तक इसको हम लिक्विफाइड कर देते हैं। उसके बाद इन टैंकर्स में फिल किया जाता है और फिर ट्रांसपोर्ट किया जाता है, ओके। इसलिए हम यहाँ पे लिक्विफाइड वर्ड यूज़ करते हैं। इसका कॉम्पोजिशन देखें हम तो करीब 85 से 95% तो मीथेन होती है इसमें। उसके अलावा कुछ परसेंटेज ईथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन और ट्रेस गैसेस इसमें हमें मिलती हैं। तो हम इसको लिक्विफाइड करते हैं एट -162 डिग्री, ओके। इस टेम्परेचर पर हमें इसको लिक्विफाइड करना होता है। उसके बाद ये जो लिक्विफिकेशन होता है ये रिड्यूस कर देता है इसके वॉल्यूम को बाय अबाउट 600 टाइम्स, ताकि जो ट्रांसपोर्ट है वो कॉस्ट इफेक्टिव हो जाए। और इसके लिए हम लोग स्पेशलाइज क्रायोजेनिक टैंकर्स यूज़ करते हैं जहाँ पर कि पाइपलाइन यूज़ करना पॉसिबल ना हो। जैसे हमें गल्फ से लेके आना है तो हम स्पेशलाइज क्रायोजेनिक टैंकर्स को यूज़ करते हैं यहाँ पर, ओके। देन अब एक बात याद रखिएगा कि लिक्विड स्टेट में लाना सेफ़ भी होता है, क्योंकि यहाँ पर जो एलएनजी होती है वो एक्सप्लोजिव नहीं होती है, ये बर्न नहीं कर सकती। ये बर्न तभी बर्न होगी जब हम इसको वापस से रीगैसिफाई करेंगे और ये एयर के साथ मिक्स होगी। इट इज़ लाइटर दैन एयर, जब एक बार वेपर फॉर्म में आ जाए तो इट इज़ लाइटर दैन एयर, मतलब कि जैसे ही आप इसको रिलीज़ करोगे तो क्विकली डिसिपेट कर जाएगी ऊपर की तरफ, ओके, रादर दैन पूलिंग ऑन द ग्राउंड, क्योंकि हवा से भी हल्की होती है। की एक्सपोर्टर और इम्पोर्टर देख लेते हैं। इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि ट्रम्प बार बार कहता है कि आप हमसे ले लो। जब हम उसको रेस करते थे मैटर कि आप गल्फ में जो ईरान वॉर और ये सब ट्रबल कर रहे हो तो इंडिया की एनर्जी सिक्योरिटी पे क्वेश्चन करते हैं, तो वो कहते हैं कोई बात नहीं, आप हमारे यहाँ से ले लो, हम सबसे बड़े एक्सपोर्टर हैं एलएनजी के। बट फिर वो बात आ जाती है ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट की, क्योंकि वहाँ से लाना कॉस्टली बहुत पड़ता है हमें, ओके। बट यूएस इज़ अ मेजर एक्सपोर्टर, कतर है, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया है। अब ये सब चीज़ें ना आप अपने माइंड से जब इन पे आंसर्स लिखते हो ना, जैसे ऑस्ट्रेलिया रिलेशन पे आपने लिखा, तो ये सब एरिया बनते हैं, ओके। ये सब आपको अपने आप से लिखना चाहिए कि इंडिया अपनी एनर्जी सिक्योरिटी में भी ऑस्ट्रेलिया का यूज़ कर सकता है। ऑस्ट्रेलिया से हम लोग ऑलरेडी कोल तो ले ही रहे हैं बहुत सारा, ठीक है। उसी तरीके से हम एलएनजी भी ले सकते हैं वहाँ से बहुत सारी। तो ये सब कॉपरेशन के एरियाज़ बनते हैं, ओके। टॉप इंपोर्टर कौन होंगे, डेफिनेटली चाइना, ओके। उसके बाद जापान, साउथ कोरिया और इंडिया भी, ओके। हम करीब अपना 50%, ओके, रफली हाफ जो कंजम्पशन है इसका नेचुरल गैस का वो हम लोग इंपोर्ट करते हैं। बाकी हमारे खुद के पास भी कुछ फील्ड्स हैं। अब ये जो ग्लोबल प्राइसिंग इंडेक्स है ना, ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि 2020 में यूपीएस ने इसी तरीके का एक क्वेश्चन पूछ लिया था वेस्ट टेक्सास ऑयल जो होता था, ओके। एक तो वो क्रूड ऑयल होता है, फिर एक रशियन यूराल ऑयल है, उसके बाद आपका ये वेस्ट टेक्सास वाला। तो बस इतना सिंपल सा पूछा था कि ये किस चीज़ से रिलेटेड था, किस वजह से न्यूज़ में था, ओके। क्योंकि उस टाइम क्या हुआ था कि वहाँ पर यूएसए में इतना प्रोडक्शन हो गया था ऑयल का कि प्राइस नेगेटिव में चले गए थे। उल्टा पेट्रोल पंप वाले पैसे दे रहे थे लोगों को कि आप पेट्रोल ले जाओ हमसे, पैसे भी ले जाओ, पेट्रोल भी ले जाओ, ओके। तभी न्यूज़ में आया था। तो यहाँ भी जो ग्लोबल प्राइस है ना वो कोई एक सिंगल यूनिफाइड नहीं है, अलग अलग बेंचमार्क से डिसाइड होती है। तो इनके बस नाम याद रख लो, प्रीलिम्स में क्वेश्चन आएगा तो इसी तरीके का पूछा जाएगा। हेनरी हब ये बेंचमार्क बताता है अबाउट द प्राइसिंग लोकेशन फॉर यूएस नेचुरल गैस। टाइटल ट्रांसफ़र फैसिलिटी ये बताता है अबाउट बेस्ड इन दी नेदरलैंड, ठीक है, ये बताता है प्राइसिंग इन दी यूरोप। फिर है जापान कोरिया मार्कर, क्योंकि दोनों बहुत बड़े इंपोर्टर हैं, तो ये स्पॉट मार्केट प्राइस बेंचमार्क है फॉर एलएनजी डिलीवर्ड इनटू द नॉर्थ ईस्ट एशिया, ओके। तो ये तीनों याद रखना, हेनरी हब, टाइटल ट्रांसफर फैसिलिटी एंड जापान कोरिया मार्कर। देखिए इस तरीके की ये चीज़ें जो न्यूज़ में इन बिटवीन द लाइंस आती है ना, यही बच्चों को प्रीलिम्स में परेशान करती है। फिर बच्चों को लगता है यार मैंने इतनी मैगजीन्स पढ़ी, मैंने इतनी सारी चीज़ें पढ़ी, फिर भी क्वेश्चन नहीं बना,
ओके, इसलिए कहता हूँ कि जो डेली एफर्ट्स है ना, जैसे आप में से कुछ बच्चे हैं, एक आयुष नाम का लड़का है, आप लोग जो डेली एफर्ट्स लगा रहे हो ना, यही आपको रिजल्ट देगी अल्टीमेटली। चलो इंडिया के कंटेक्स्ट में ना दो बातें कर लेते हैं। फर्स्ट इज़ कि हमने गोल रखा है 15% का। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सेट ए टारगेट टू इंक्रीज शेयर ऑफ नेचुरल गैस। हमारे ओवरऑल एनर्जी मिक्स में हम नेचुरल गैस का शेयर बढ़ाना चाहते हैं टू 15%। अभी करेंटली ये हमारा 6.5%। ओके, 2030 तक हमें ये अचीव करना है इन आर टोटल ओवरऑल एनर्जी मिक्स। ओके, इसके बाद सेक्टोरल वाइज इसका कॉम्पोजिशन जान लो, कहाँ पे सबसे ज़्यादा यूज़ होता है। तो सबसे ज़्यादा यूज़ हो रहा है फर्टिलाइज़र में। मैंने फर्टिलाइज़र का आपके साथ सेशन किया था ब्रेनस्टॉर्मिंग, तब भी मैंने आपको बताया था कि हमारी फर्टिलाइज़र की सिक्योरिटी इंश्योर करने में भी यहाँ पर वेस्ट एशिया यानी वो ईरान वाले एरिया का ही सबसे ज़्यादा रोल होगा। क्यों? क्योंकि सबसे ज़्यादा गैस हम कहाँ से ले रहे हैं? कतर से ले रहे हैं। ओके, तो ये यूरिया वगैरह बनाने में यूज़ होता है। दूसरा फिर सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन जो घरों में जा रहा है, किचन वगैरह में या सीएनजी में हो रहा है ट्रांसपोर्ट के लिए। उसके बाद हम थर्ड नंबर पे पावर जनरेशन में भी यूज़ करते हैं, और उसके बाद फिर रिफाइनरीज में। ओके, तो ये दोनों चीज़ें आपको प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से पूछी जा सकती हैं। इसके बाद हमने दो इनिशिएटिव लिए थे, एक था सतत इनिशिएटिव। अब यहाँ पर ये जो इस तरीके के इनिशिएटिव्स आते रहते हैं ना, इनमें ध्यान रखा करिए। मैं आपको टेलीग्राम पे इनके शॉर्ट नोट्स दे दिया करूँगा, क्योंकि कई बार यूपीएससी इन पे एक्सक्लूसिव एमसीक्यू भी पूछ लेता है, तो फिर इसके अंडर के हमें प्रोविजंस जानना ज़रूरी हो जाता है। बट जब हम बात मेंस की कर रहे हो, हमें प्रोविज़न नहीं लिखने होते हैं, हमें हार्डली एक या दो फॉर्डर पॉइंट की तरह यूज़ करना होता है। सस्टेनेबल ऑल्टरनेटिव टुवर्ड्स अफोर्डेबल ट्रांसपोर्टेशन, ये फोकस करता है ऑन सेटिंग दी कंप्रेस्ड बायोगैस प्रोडक्शन प्लांट्स टू प्रमोट द ग्रीन ऑल्टरनेटिव टू इम्पोर्टेड गैस। दूसरा, वन नेशन वन गैस ग्रिड की बात की थी हमने, कि हम लोग यहाँ पे कई सिटीज़ तक पहुँचाना चाहते हैं। तो अभी तक हम करीब 300 सिटीज़ में इस नेटवर्क को पहुँचा चुके हैं। ए नेशनल मेगा प्रोजेक्ट एक्सपेंडिंग द पाइपलाइन नेटवर्क अक्रॉस द कंट्री टू लिंक द आइसोलेटेड सप्लाई हब्स टू कंज्यूमर जोन। ओके, अब इसके बाद ये कुछ चीज़ें जो मैं आपको चाहूँगा कि आप कभी वे फॉरवर्ड में यूज़ करें। अब यहाँ पर देखिए एलएनजी बंकरिंग, क्योंकि यहाँ पर हमें क्या करना पड़ता है कि शिप्स के थ्रू हम ट्रांसफ़र कर रहे हैं इसको, ठीक है, ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं। तो इंडिया इसके लिए क्या बना रहा है, एक तो इनलैंड एंड कोस्टल एलएनजी बंकरिंग फैसिलिटीज़, जैसे कि चेन्नई में बना रहे हैं, गाज़ीपुर में बना रहे हैं हम लोग, ताकि हम इसको बेटर तरीके से स्टोर कर सकें और ट्रांसमिट कर सकें। दूसरा सबसे आसान और अच्छा अगर कोई तरीका है तो वो है फ्लोटिंग स्टोरेज एंड रीगैसिफिकेशन यूनिट बना दो। लैंड पे बनाने की ज़रूरत ही नहीं है, आप वहीं बना दो फ्लोटिंग टाइप का समंदर में। ए स्पेशलाइज्ड वेसल यूज टू ट्रांसपोर्ट स्टोर एंड रीगैसिफाई एलएनजी एट सी before piping it inland. Okay, they are highly tested because they are quicker and cheaper to deploy than building the multi-billion dollar land terminals. तो लैंड टर्मिनल बनाने से ज़्यादा बेटर है ये ऑफशोर स्टोरेज एंड रीगैसिफिकेशन यूनिट, तो इसे आप यूज़ कीजिएगा एज अ वे फॉरवर्ड में। इसके बाद ट्रांसपोर्टेशन के टाइम में भी ना हमारे साथ दिक्कत हो जाती है मीथेन स्लिप। ओके, वाइल एलएनजी प्रोड्यूसेस अप टू 30% लेस कार्बन डाइऑक्साइड, कम कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस कर रहा है वो, लेकिन ये भी देखिए कि जब वो जलता है ना तो उसमें से काफ़ी सारा अनबर्न्ड मीथेन एस्केप कर जाता है इन दी एटमॉस्फेयर। और हम सबको पता है कि मीथेन का जो ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल है वो 28 to 36 टाइम हायर है देन दी कार्बन डाइऑक्साइड। ओके, तो यहाँ पे हमने एलएनजी से रिलेटेड लगभग सारी बातें जान ली। इसमें ये मत सोचो आपके सर इससे मेंस का आंसर लिख लेंगे, नहीं, हम न्यूज़पेपर जो डिस्कस करते हैं उसमें हम अपना कंटेंट बिल्ड करते जाते हैं डे बाय डे, और उसके बाद हम अलग अलग टॉपिक को मेंस 450 और ब्रेनस्टॉर्मिंग में तैयार करते हैं। ओके, तो हमने यहाँ पर ये दोनों टॉपिक जान लिए जो फ्रंट पेज पे आए थे अबाउट द एलएनजी एज वेल एज दिस चाइल्ड सेक्सुअल मटेरियल। अब हम चलते हैं आगे, ये सब पॉलिटिकल न्यूज़ है, इनको छोड़ते हैं। ओके, इंडिया और जापान की बात हमने ऑलरेडी कर ली है काफ़ी ज़्यादा, पर इस पर कभी एक्सक्लूसिव क्वेश्चन नहीं आएगा, दैट आई एम श्योर अबाउट, सो उसकी चिंता मत करो। बट हम एक बार क्विकली रिवाइज कर लेते हैं, क्योंकि तबीयत ख़राब होने की वजह से पिछले 1-2 दिन हम चीज़ें ठीक से नहीं कर पाएँ। ओके, इवन आई वॉज नॉट सेटिस्फाइड विद द वे आई डिड द न्यूज़ एनालिसिस ऑफ पास्ट 2-3 डेज। ओके, अभी तक हम लोग जापान और इसके बारे में हमने क्या जाना, पहले हमने प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से जाना कि हम कुछ मिलिट्री एक्सरसाइजेस करते हैं जैसे धम गर्जियन। ओके, आर्मी की एक्सरसाइज है। उसके बाद हम करते हैं शिन्यू मैत्री, ये एयरफोर्स की एक्सरसाइज है। ओके, दिस वन वॉज फॉर द आर्मी। ये बस प्रीलिम्स में आता है, लेकिन एक कंट्री का कभी नहीं पूछा जाएगा। 3-4 अलग अलग कंट्रीज़ के साथ की जाने वाली एक्सरसाइज आपको मैच करने को दी जा सकती हैं। ओके, नेक्स्ट इसके साथ हम लोग करते हैं जिमैक्स, जापान इंडिया मैरीटाइम एक्सरसाइज, या आप कह लीजिए मालाबार।
और ये होती है हमारी नेवी की, ठीक है। तो ये चीज़ें ऑलरेडी पहले से चली आ रही हैं। इसके अलावा पहले से क्या चला आ रहा है, क्वाड डायलॉग चला आ रहा है, ठीक है। उसको हम डाइवर्सिफाई कर रहे हैं अलग अलग एरियाज़ में, यूएसए का निकलना, G2 पे फोकस करना उसका, वो सारी बातें हम अलग से करेंगे। और दूसरा, हमने जापान के साथ 2+2 लेवल का डायलॉग सेट किया हुआ है। यहाँ पे हम लोग फॉरेन मिनिस्टर और डिफेंस मिनिस्टर ये दोनों होते हैं। देन इसके बाद हम लेकर आए हैं अपना महासागर इनिशिएटिव। पहले सागर था, अब महासागर हो गया है। और जापान का इनिशिएटिव क्या है, फ्री एंड ओपन इंडो पैसिफिक ओशियन। ओके, तो ये दोनों क्या करते हैं, दोनों कोलैबोरेट करते हैं आपस में, क्योंकि हम दोनों का गोल लगभग सेम ही है। इसके अलावा हम लोग ल्यूपेक्स मिशन पे काम कर रहे हैं साथ में। ल्यूपेक्स जापान की स्पेस एजेंसी और इंडिया की स्पेस एजेंसी का जॉइंट प्रोजेक्ट है फॉर लैंडिंग ऑन मून साउथ पोल, ठीक है। यहाँ पर हम लोग रोवर उतारेंगे साथ में मिलकर। अब इसके बाद कुछ चीज़ें जो इस बार की विजिट से निकल के आई है, 3 प्रोमिनेंट चीज़ें, तीनों पे फोकस कीजिए। पहला, हमने एक इनिशिएटिव लिया है दैट जापान विल हेल्प अस ऑन सेटिंग अप 1000 बायोगैस प्लांट्स, राइट। उसको आप लिंक कर दीजिए अपनी वो गोवर्धन स्कीम से, तो वो फिर उसको लिंक कर दीजिएगा फर्दर किसानों की इनकम बढ़ाने से। ओके, सस्टेनेबिलिटी से भी लिंक कर देना। देन उसके अलावा हम लोगों ने यहाँ पे एक और चीज़ की है कि हमने एक जॉइंट इनिशिएटिव लॉन्च किया है इन एक्सप्लोरेशन एंड डेवलपिंग द प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजी फॉर रेयर अर्थ एलिमेंट्स एंड क्रिटिकल मिनरल। यही चाहिए था ना हमें काफ़ी टाइम से, और जापान से अच्छा कोई पार्टनर हो भी नहीं सकता इस काम के लिए हमारे साथ, राइट। देन पुराने इनिशिएटिव में 2 चीज़ें और है जो हम कर चुके हैं। पहले CDRI लॉन्च किया था हमने, कोलिशन फॉर डिजास्टर रेजिलियंस इंफ्रास्ट्रक्चर, 2017 में जापान के साथ मिलके ही। ओके, इसके अलावा हमने जापान और ऑस्ट्रेलिया के साथ मिलके जो जय इनिशिएटिव था हमारा, ठीक है, उसमें हमने कहा था कि हम सप्लाई चेन रेजिलियंस पे वर्क करेंगे, क्योंकि चाइना ने कोविड के टाइम पे काफ़ी चीज़ें एक्सपोर्ट करना बंद कर दी थी। तो ये 2 इनिशिएटिव भी हम लोग पहले से ही साथ में कर रहे हैं, राइट। तो ये ऊपर जो चीज़ें लिखी मैंने, इतनी चीज़ें तो हम साथ में कर रहे हैं। पहली चीज़ जो इस बार निकल के आई है वो ये है, दूसरी वाली है ये। ओके, तो ये दोनों चीज़ें हम लोग करेंगे। और एक थर्ड और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ निकल के आई है, वो है कि पहली बार हम लोग डिफेंस में किसी तरह का को प्रोडक्शन करने की बात कर रहे हैं। और हम लोग क्या प्रोडक्शन करने वाले हैं यहाँ पर, यूनिकॉर्न। यूनिकॉर्न से मतलब है यूनिफाइड कॉम्प्लेक्स रेडियो एंटीना। ओके, आप खुद से लिख लीजिएगा, यूनिफाइड कॉम्प्लेक्स रेडियो एंटीना। तो ये 3 नई चीज़ें इस बार के इनिशिएटिव से निकल के आई। अब मुझे आपको दूसरी चीज़ों पे चलते हैं हम, ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ, इसमें कुछ तो चैलेंजेस होंगे ना हमारे साथ, बिल्कुल है। सबसे बड़ा तो हम लोग आज तक जापान के साथ अपनी पूरी पोटेंशियल से रिलेशनशिप को इस्टेब्लिश नहीं कर पाए हैं, बिकॉज वो बहुत ही टाइटली इंटीग्रेट है यूएसए के साथ, टाइटली इंटीग्रेटेड विथ यूएस अलायंस। तो जापान के ज़्यादा क्लोज जाना चाइना को और ज़्यादा एंटेगोनाइज कर देता है, क्योंकि ये पूरी तरीके से एक अम्ब्रेला एग्रीमेंट में चलता है। जापान अपनी आर्मी नहीं रखता, वो डिफेंस में ज़्यादा खर्चा नहीं करता, वो वेपन्स नहीं बनाता, क्योंकि उसकी प्रोटेक्शन करता है अमेरिका। क्योंकि उन दोनों ने वो एग्रीमेंट साइन किया था आफ्टर दैट न्यूक्लियर बॉम्बिंग्स कि हम लोग कोई डिफेंस पे इन्वेस्ट नहीं करेंगे, बट यूएस से प्रोटेक्ट करेगा अगेंस्ट एनी थर्ड कंट्री। ओके, तो वो यूएस अलायंस में बहुत इंटीग्रेट होकर चलता है। दूसरा है कि हमारा आपस में ट्रेड एक तो बहुत कम है, हार्डली कोई $24 बिलियन के आसपास। एंड वर्स्ट थिंग इज़ कि हम लोग ट्रेड डेफिसिट में रहते हैं हमेशा जापान के साथ, वो भी थोड़ा बहुत नहीं, करीब $21 बिलियन तक का। तो हम लोग तो हार्डली कुछ $2-3 बिलियन का ही एक्सपोर्ट कर पाते हैं, उनके पास एक्सपोर्ट करने का ज़्यादा कुछ पोटेंशियल हमारे पास नहीं है। दूसरा, अभी जो सबसे लेटेस्ट हुआ था, कुछ नॉन टैरिफ बैरियर जिनको हम कहते हैं कि क्वालिटी के नाम पर आप लोग हम पे लगा देते हो, तो नॉन टैरिफ बैरियर फॉर एग्जांपल इन्होंने अभी हमारे मैंगोज़ बैन कर दिए थे कि इंडिया के मैंगो में केमिकल बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा है। ओके, दूसरा कि इनकी जो थोड़ी बहुत भी अभी ये लोग अपने आप को थोड़ा लिबरल कर रहे हैं, ये कह रहे हैं कि हम डिफेंस में इन्वेस्ट करेंगे, हम एक टेक्नोलॉजीज डेवलप करेंगे कुछ वेपन्स में, क्योंकि चाइना के साथ साथ नॉर्थ कोरिया भी हमारे लिए एक थ्रेट बना हुआ है। लेकिन जब दूसरी कंट्री के साथ कोलैबोरेट करने की बात आती है तो इनके यहाँ पर देयर इज़ अ स्ट्रिक्ट एक्सपोर्ट डिफेंस
डिफेंस टेक्नोलॉजी में काफ़ी स्ट्रिक्ट नॉर्म्स लेके चलते हैं, या आप यही मान लीजिए कि बिल्कुल बैन ही है पूरी तरीके से कि हम डिफेंस के या वेपन से रिलेटेड कोई भी टेक्नोलॉजी पर किसी के साथ काम करेंगे या उसको एक्सपोर्ट करेंगे। अभी वो अपने लिए बनाने लगे हैं खुद की प्रोटेक्शन के लिए, बट वो किसी और को एक्सपोर्ट करें ऐसी चीज़ें वो देखने को नहीं मिलेंगी। ओके, तीसरा है कि इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट में हम लोग साथ में काम तो करते हैं लेकिन काफ़ी डिले चलता है। फॉर एग्जांपल हमारा क्या है, मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेल, ठीक है, ये प्रोजेक्ट हमारा काफ़ी डिले चल रहा है। हालांकि वो उनकी गलती नहीं है, वो हमारी गलती है, उन्होंने तो फंडिंग, इन्वेस्टमेंट, लोन सब दे दिया। ये हमारी दिक्कत है कि हम लोग लैंड एक्विजिशन नहीं कर पाए, यहाँ पर लैंड एक्विजिशन हम लोग नहीं कर पाए, तो इस वजह से इसमें प्रोग्रेस काफ़ी स्लो चल रही है। ओके, तो ये 4-5 चीज़ें हो गई जिन वजह से इश्यूज़ चल रहे हैं। अब मुझे ये बताओ, क्या ऐसे कोई एरियाज़ आपके दिमाग में आते हैं जो आपको लगता है कि हम आगे कोलैबोरेट कर सकते हैं साथ में, जहाँ पे डिफेंस, उसका जो डिफेंस को लेके एटीट्यूड है जापान का वो बीच में ना आए? हाँ, ऐसे कुछ एरियाज़ हैं। फॉर एग्जांपल स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर में हम साथ काम कर सकते हैं। देखिए, एक बात याद रखना कि जब हमने अपना न्यूक्लियर टेस्ट किया था 99 में, तो जापान ने हम पर सैंक्शन लगाए थे। ओके, क्योंकि वो कहता था कि हम ऐसी कंट्री के साथ क्या ट्रेड करें जो न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन को और बढ़ा रही है, ठीक है। तो वो हमारा उस टाइम थोड़ा सा डाउनफॉल आया था 1999 में, लेकिन नेक्स्ट ईयर, बिल्कुल नेक्स्ट ईयर 2000 में ही जापान ने वो सैंक्शन हटा भी दिए थे, जब हम लेके आए थे अपनी नो फर्स्ट यूज़ पॉलिसी कि हमारे पास थ्रेट है हमारे ऊपर दो कंट्रीज़ का, इसलिए हम प्रोटेक्शन के लिए बना लिया है, बट हम इसको कभी यूज़ नहीं करेंगे जब तक कि हम पे इस तरीके का कोई वेपन यूज़ ना हो। ओके, दूसरा कि हमें अपना सीपा रिव्यू करने की ज़रूरत है, कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप वाला, ताकि हम लोग इसको रिजॉल्व कर सकें। ये जो अभी मैंगोज़ को लेके हुआ है ना, नॉन टैरिफ बैरियर, इसको रिजॉल्व करने के लिए हमें सीपा को रिव्यू करने की ज़रूरत है। और इसके अलावा पीपल टू पीपल मोबिलिटी, इसको मैं खास तौर पर इसलिए एम्फेसाइज़ कर रहा हूँ क्योंकि आप एक बात देखिएगा कि जापान में इस वक्त बर्थ रेट बिल्कुल नीचे जा चुका है, उनकी यहाँ पर एजिंग की पॉपुलेशन बहुत बढ़ती जा रही है। और कुछ साल पहले जापान ने डिमांड भी किया था कि हमें 50,000 लोग फॉर केयर इकोनॉमी ज़रूरत है भारत से। तो इंडिया ने झारखंड से काफ़ी सारे लड़के लड़कियों को ट्रेन किया था इन जैपनीज़ लैंग्वेज एज वेल, क्योंकि ऑब्वियसली वहाँ पे वो ओल्ड लोग हैं, उनको इंग्लिश आती हो ये ज़रूरी नहीं है, वो उस जनरेशन के हैं। तो यहाँ पे हमने झारखंड से करीब 50,000 लोगों को ट्रेन किया था इन जैपनीज़ लैंग्वेज, इन देयर कल्चर, और हमने यहाँ पे सेंड करने की बात की थी। तो पीपल टू पीपल मोबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट होगी व्हेन वी टॉक अबाउट कंट्रीज़ लाइक जापान। ओके, सो हमने यहाँ पे जान लिया 4-5 इश्यूज़, हमने जान लिया फ्यूचर में हम किन चीज़ों पे कोलैबोरेट कर सकते हैं, हमने जान लिया किन 3 चीज़ों पर अभी डील हुई है और पुरानी चीज़ें क्या क्या हो चुकी हैं पहले। ओके, सो हियर वी आर डन विद दिस टॉपिक। हमने इसको रिवाइज कर लिया अच्छे से, मैंने पहले भी कराया बट इवन आई वॉज नॉट सेटिस्फाइड उस वक्त मैं जिस तरीके से कराया था। सो आज हमने इसको ठीक से कर लिया है। ओके, नाउ हॉर्मोज टू होम इंडियाज रेजिलियंस इन अनसर्टेन टाइम्स। अब देखिए, इसमें ऐसी कोई बात नहीं होगी जो आपको पता नहीं है। हम लोग अपना 90% क्रूड ऑयल इंपोर्ट करते हैं, राइट। यहाँ पर जब डिसरप्शन हुए इस एनर्जी प्रोड्यूसिंग रीजन यानी कि वेस्ट एशिया में, तो क्या हुआ, क्रूड प्राइसेस बढ़ गए, फ्राइट कॉस्ट बढ़ गए, क्योंकि वहाँ रिस्क बढ़ गया था, तो इंश्योरेंस वाले और शिप वाले चार्जेस बढ़ाने लगे, शिप रुक गई, डिले होने लगा, तो ओवरऑल इन्फ्लेशनरी प्रेशर हमें फील होने लगा और एक इकोनॉमिक अनसर्टेनिटी हमारे सामने आ गई थी, जब मोदी जी को भी अपील करना पड़ा कि आप लोग कम यूज़ कीजिए। फिर इंडिया का सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क हमने काफ़ी एक्सपेंड किया है, 55 सिटीज़ से हम लोग अब 300 सिटीज़ तक इसको पहुंचा चुके हैं, जो अभी हमने पीछे पाइप नेटवर्क की बात की थी। ओके, बाकी इस आर्टिकल में ऐसा कुछ काम का नहीं है, हम आगे चलते हैं। इंडिया नीड ए सेकेंड होम फॉर एशियाटिक लायन। तो अब पहले तो मैं आपको टेलीग्राम पे कुछ चीज़ें प्रेजेंट करूँगा। पहला है एशियाटिक लायन पे एक शॉर्ट नोट तैयार कीजिए। इसके अलावा हमें याद तैयार करना होगा गिर, ठीक है, गिर टाइगर रिजर्व के बारे में। देन यहाँ पे बात ये होती है कि अगर एक ही जगह पे हम कंसंट्रेट रखेंगे इनको और कल को यहाँ पर कोई बीमारी आ गई और ये सारे वाइप आउट हो गए, तो फिर कोई दूसरी जगह है नहीं एशियाटिक लायन। ओके, तो हम लोगों ने बात की थी पहले कि हम इसको ट्रांसलोकेट करें, मध्य प्रदेश के कुनो नेशनल पार्क में भी सेटल करें कुछ को, लेकिन गुजरात का कहना नहीं, एशियाटिक लायन गुजरात की पहचान है, ये किसी और स्टेट में नहीं होने चाहिए, ये सिर्फ गुजरात में ही होने चाहिए तो गिर के अलावा हम अपनी ही किसी दूसरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी या नेशनल पार्क में रख देंगे, पर हम किसी और स्टेट के साथ शेयर नहीं करना चाहते। लेकिन फिर 2018 में क्या हुआ, यहाँ पर एक वायरस स्प्रेड हुआ, कैनाइन डिस्टेम्पर वायरस।
इसने लोगों को डराया कि यार ये तो ख़त्म कर सकता है। ओके, इनकी पूरा का पूरा एक्सटिंक्शन हो सकता है इनका। दे कैन फेस एक्सटिंक्शन रिस्क फ्रॉम बोथ बायोलॉजिकल एज वेल एज एनवायरमेंटल फैक्टर्स। तो फिर हम लोग ये गिर वाला तैयार करेंगे, अपना कुनो नेशनल पार्क तैयार करेंगे, क्योंकि इस बार 2026 में एक माधव नेशनल पार्क पे क्वेश्चन भी आया है। इसके अलावा हम लोग कैनाइन डिस्टेम्पर वायरस, ये सब मैंने पहले भी करवाए हैं, टेलीग्राम में पोस्ट पड़ी भी होंगी, पर मैं आपको दोबारा पोस्ट कर दूंगा आज, ताकि ये तीनों चीज़ें आप साथ में रिवाइज कर लो। ओके, तो यहाँ पर रीजनल आइडेंटिटी या पॉलिटिकल कंसिडरेशंस को साइडलाइन रखना चाहिए। एंड एशियाटिक लायन आर एक्चुअली अ नेशनल हेरिटेज, नॉट द प्रॉपर्टी ऑफ एनी सिंगल स्टेट। तो गुजरात स्टेट का यहाँ पर जो एटीट्यूड था वो ठीक नहीं था। ओके, तो हम इन तीनों पर शॉर्ट नोट तैयार कर लेंगे आज। रियल क्राइसिस इन इंडियाज़ फिशरीज़। अब यहाँ पर इस आर्टिकल में बहुत अच्छी बातें रेस की गई हैं, बट उससे पहले मैं आपको एक बार ये टॉपिक से कुछ बातें जो हमारे एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से काम की हैं वो समझा देता हूँ, और कुछ फैक्ट्स अपने याद भी रखिएगा और अपनी कॉपी में नोट डाउन भी कर लीजिएगा। ओके, फर्स्ट इज़ कि अगर हम फिश प्रोड्यूसिंग कंट्रीज़ की बात करें तो इंडिया की रैंक थर्ड आती है। ओके, थर्ड इन फिश प्रोड्यूसिंग। करीब वर्ल्ड का 8% ग्लोबल प्रोडक्शन हमारे यहाँ होता है, और ये थोड़ी बहुत नहीं, हमारे यहाँ पे ये करीब 3 करोड़ लोगों की लाइवलीहुड डिसाइड करता है। ओके, लेकिन दो चीज़ें होती है, एक होता है इनलैंड फिशरीज जो हम लोग अंदर तालाब वगैरह में नदियों में कैच करते हैं, और दूसरा होता है मराइन फिशरीज। आजकल तो वो एक्वाकल्चर वगैरह को भी हम लोग बहुत ज़्यादा प्रमोट कर रहे हैं। ओके, पॉन्ड रिजर्वॉयर वगैरह बना रहे हैं, तो हमारा जो 70 to 75% का फ़िश कैच होता है वो यहाँ से आता है इनलैंड से, जबकि मैराइन से हार्डली आता है 25 से 30%। ओके, अब इनलैंड के रिस्पेक्ट में मैंने आपको कुछ दिन पहले आंध्र प्रदेश का इशू बताया था। ठीक है, वहाँ से जाने वाली फ़िश को यूएसए ने बैन किया था। क्यों? उसने रीज़न दिया था कि आप लोग जो बॉटम ट्रॉलर्स यूज़ करते हो, ओके, उसमें आप लोग टर्टल नेट नहीं लगाते हो। दैट मीन्स टर्टल्स वगैरह उसके साथ खींचे चले आते हैं। ओके, ये मैं अभी आपको समझाऊंगा थोड़ी देर में, बट अभी जो कुछ फैक्ट्स मैं आपको दे रहा हूँ वो याद रख लीजिए कि हमारा मोस्टली प्रोडक्शन कहाँ से है। इसके अलावा हम गवर्नमेंट एक स्कीम लेके आई, प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना। ठीक है, फोकस किस पे था? ब्लू रेवोल्यूशन पे। और सरकार ने इसमें क्या किया था कि जो हमारा केसीसी होता था, किसान क्रेडिट कार्ड, उसको भी एक्सटेंड कर दिया, जिसके अंडर में आपको 3 लाख रुपीज़ तक का लोन मिल जाता है। ठीक है, तो ये फिशरी सेक्टर में इन्वॉल्व लोगों को भी दिया जाएगा। ओके, देन इसके अलावा एक फ़ंड भी लॉन्च किया सरकार ने, दैट इज़ फिशरीज़ एंड एक्वाकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड। अगेन वही कंसेशनल फाइनेंस प्रोवाइड किया जाएगा आपको, और यहाँ पर और इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़ बनाई जाएंगी, जैसे वो होते हैं ना कोल्ड स्टोरेज वगैरह, तो इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़ यहाँ पे बनाई जाएंगी, इम्प्रूव की जाएंगी। इसके अलावा हम एक और लेकर आए, दैट इज़ डीप ओशन मिशन। बस 3 याद रख लो, काफ़ी रहता है। किसी भी टॉपिक को तैयार करो, 2-3 गवर्नमेंट स्कीम्स याद रखो, एक एक लाइन उन पे याद रखो, दैट खत्म। ठीक है, डीप ओशन मिशन में हमने क्या कहा था कि हम यहाँ पर साइंटिफिक एंड मिनरल ओरिएंटेड, ओके, अगेन वही अपना ब्लू ओशन की इकॉनमी को ही थोड़ा साइंटिफिकली हैंडल करेंगे, और जो मिनरल्स को हम ड्राइव कर सकते हैं ब्लू इकॉनमी से, उस पर ज़्यादा फोकस करेंगे। ओके, लेकिन कुछ चैलेंजेस आते रहे टाइम टू टाइम, तो यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट चैलेंजेस में सबसे पहला चैलेंज तो आया हमारे लिए टेक्नोलॉजिकल एंड स्ट्रक्चरल। ओके, तो यहाँ पे सबसे बड़ा इशू वही आया कि पहले तो आप लोग बहुत ज़्यादा ये जो ट्रॉलर्स वगैरह यूज़ कर रहे हो ना, तो आप लोग डिस्ट्रक्टिव गियर्स यूज़ कर रहे हो, और फिर जब वो ख़राब भी हो जाते हैं तो उनको वहीं पे समंदर में फेंक के आ जाते हो, फिर उसमें जीव जंतु उलझे रहते हैं, और वो सारी चीज़ें आपकी डैमेज होती है। देन दूसरा, हम वी लैक दी कोल्ड स्टोरेज, यानी कि हमने जो भी फ़िश कैच की है उसे हमें जल्द से जल्द 1-2 दिन के अंदर ही सेल करना होगा। हम उसको ज़्यादा कोल्ड स्टोरेज है नहीं हमारे पास, तो हम रख नहीं सकते ज़्यादा दिन। उस चक्कर में उनका जो प्राइस वगैरह होता है वो गिर जाता है जब ओवर सप्लाई हो जाता है फिशेज़ का। ओके, तो यहाँ पे हमारे पास कोल्ड स्टोरेज इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, तो बहुत ज़्यादा पोस्ट हार्वेस्ट लॉस होते हैं हमें। तो इसी इंफ्रास्ट्रक्चर को इम्प्रूव करने के लिए सरकार क्या लेके आई थी? ये इंफ्रास्ट्रक्चर फंड बनाने की बात की थी सरकार ने। ओके, तीसरा है कि काफ़ी सारे एनवायरमेंटल चैलेंजेस आने लगे हैं अब, जिसमें सबसे इम्पॉर्टेंट है प्लास्टिक पॉल्यूशन।
या कह लीजिए मैराइन प्लास्टिक पॉल्यूशन, ये एक बहुत बड़ा इशू बन गया है। दूसरा ओशन एसिडिफिकेशन, याद कीजिए मर्क्यूरी का बहुत ज़्यादा कंसंट्रेशन मिला था, गोवा में फ़िश कैच की गई थी उसमें से। ओके, तो काफ़ी लोगों में उस वजह से बीमारियां फैली थी। तो यहाँ पे ओशन एसिडिफिकेशन ये हमारे लिए एक इशू बन रहा है। उसके बाद ग्लोबल वार्मिंग, क्योंकि ओशन के वार्मिंग की वजह से भी क्या हो रहा है कि जो फ़िश का माइग्रेटिंग पैटर्न है, जैसे हमें पता होता था कि इस सीज़न में यहाँ पर फ़िश इस कोस्ट पे ज़्यादा आएंगी तो हम उस हिसाब से प्लान करते थे, लेकिन यहाँ पे जो ओशन की वार्मिंग है उसने फिशेस का माइग्रेटिंग पैटर्न चेंज कर दिया है। ओके, उसके अलावा आपके जो कोस्टल वेटलैंड्स वगैरह होते थे आपने उनको खुद डिस्ट्रॉय कर दिए, कोस्टल वेटलैंड्स, मैंग्रोव्स, जिनमें फ़िश कैच करना इजी हो जाता था। तो ये सारे एनवायरमेंटल फैक्टर बन के आ जाते हैं। ओके, तो यहाँ पर हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग कुछ स्टेप ले सकते हैं। देखिए अधिकांश इसमें आपको जो भी स्टेप लेने होंगे ना, आपको लेने होंगे कम्युनिटी लेवल पर, कम्युनिटी लेड को मैनेजमेंट। ये ऐसे टर्म्स होते हैं जिनका कोई मतलब हो या ना हो, लेकिन ये इस तरह के बोल बच्चन ही आपको अल्टीमेटली अपने आंसर्स में लिखने होते हैं और कुछ ज़्यादा हो नहीं सकता इसमें। ओके, तो यहाँ पे जब हम श्रीलंका वाला इशू करते थे तब हम उसमें एक बार बार यूज़ करते थे कि ट्रेडिशनल फिशिंग पंचायत होनी चाहिए जो आपस में इस चीज़ को डिसाइड कर सके कि ओवर एक्सप्लॉयटेशन ना हो फिशेस का और उस वजह से पूरा का पूरा सिस्टम ही कोलैप्स कर जाए। यानी कि हम जितनी भी फिशेस कैच करें एटलीस्ट सस्टेनेबल वे में हो। ओके, एंड दूसरा कि हम इलीगल ट्रॉलिंग को भी कर्ब कर सकें, ये नहीं कि जिसके पास ट्रॉलर है वो लिए जा रहा है और फिशेस कैच किए जा रहा है। ओके, सस्टेनेबल होनी चाहिए, इलीगल बिल्कुल ना हो। तो इलीगल ट्रॉलिंग वगैरह को कंट्रोल कर सके तो ये कम्युनिटी लेवल पे हो जाए तो ज़्यादा अच्छा है, वरना फिर वो श्रीलंकन नेवी वगैरह उनको कैप्चर करती हैं और वो इश्यूज़ बनता है। ओके, उसके बाद जब हाई सी ट्रीटी आई थी ना तो उसमें मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे हमें कुछ मरीन प्रोटेक्टेड एरियाज़ बनाने चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर ओवर एक्सप्लॉयटेशन भी हो जाएगा तो जब बिल्कुल ही फ़िश नहीं बचेगी तो अगली कहाँ से प्रोड्यूस होगी, राइट? तो हमें यहाँ पर एक्सपैंड करने की ज़रूरत है। अब कुछ नो टेक जोन, जहाँ पर इनका स्टॉक बहुत ज़्यादा डिप्लीट हो रहा है वहाँ पर आपको बनाने की ज़रूरत है नो टेक जोन। ओके, तो ये कुछ एक पॉइंट्स आप उसमें लिख सकते हो। अब मैं आता हूँ इस आर्टिकल पे जो आज आपको न्यूज़ में आया है, क्योंकि इसने एक बहुत अच्छी बात रेस की है दैट सरकार झूठे आंकड़े दे रही है बट ग्राउंड रियलिटी कुछ और ही होती है। क्योंकि यहाँ पर जो हमारा सेंट्रल मराइन फिशरीज रिसर्च इंस्टीट्यूट है उसकी रिपोर्ट ये कहती है कि हमारा जो मराइन फिश स्टॉक है इट इज़ वेरी हेल्दी एंड सस्टेनेबल। करीब हमने 135 फिश स्टॉक इवेलुएट किए एंड 91 आर सस्टेनेबल। ओके, लेकिन ऐसा नहीं है क्योंकि ये लोग प्राइमरीली क्या ले रहे हैं, लैंड वाला डेटा, दैट इज़ जब फिश पकड़ी जाती है और शोर पे लाई जाती है, रादर दैन द साइंटिफिकली रिगरस स्टॉक असेसमेंट एट सी, जो कि आपको एग्जैक्टली बताती है कि एक्वेटिक लाइफ उनके हैबिटाट में किस तरीके की है। ओके, देन यहाँ पर एक और कंसर्न रहता है जियोपॉलिटिकल कंपटीशन का, क्योंकि हम भी आउटपेस करने में लगे हैं चाइना को कि हम ज़्यादा फिश प्रोडक्शन कर सकते हैं इनसे ज़्यादा, लेकिन और इसी वजह से आप ज़्यादा प्रोडक्शन करना चाहते हो तो यहाँ पर आप एक बायस दिखा रहे हो ओवर रिपोर्टिंग करके। इतना ज़्यादा सस्टेनेबल नहीं है आपकी फिश स्टॉक्स जितना कि यहाँ पे बताया जा रहा है। इवन FAO की रिपोर्ट भी बताती है दैट इंडियाज़ मैराइन फिशरीज प्रोडक्शन हैज़ प्लेट्यूड, वो पहुँच चुका है अपनी लिमिट तक। मेजर फिश स्टॉक्स हैड ऑलरेडी फुली एक्सप्लॉइटेड। तो यहाँ पे ये इतने सारे में से आपको बस इतना काम का लेना है कि FAO की रिपोर्ट बताती है दैट इंडियाज़ फिशरीज प्रोडक्शन हैज़ प्लेट्यूड एंड मेजर फिश स्टॉक्स आर ऑलरेडी फुली एक्सप्लॉइटेड। ओके, अब ये बेंथिक जोन क्या होता है? बेंथिक जोन होता है जो बिल्कुल हमारी कोस्ट के नज़दीक का होता है। ओके, द मेजर क्राइसिस इज नॉट जस्ट ब्रॉड ओवर फिशिंग बट द डिस्ट्रक्शन ऑफ इनशोर बेंथिक एनवायरनमेंट, यानी कि सी फ्लोर जो बिल्कुल हमारी कोस्ट के करीब है। ओके, दी जोन इज फेसिंग इमेंस डिग्रेडेशन ड्यू टू डिस्ट्रक्शन ऑफ मैंग्रोव्स, जो अभी हमने ऊपर बात की थी, अलॉन्ग साइड हैवी इंडस्ट्रियल एग्रीकल्चर एंड अर्बन पॉल्यूशन। तो आप उस जोन को डिस्ट्रॉय कर रहे हो जो आपकी कोस्ट के सबसे नज़दीक है। फिर आपको क्या करना पड़ता है, आपको जाना पड़ता है ऑफ शोर फिशिंग के लिए, यानी कि डीप ओशंस में। अब डीप ओशंस में ये जो ट्रॉलिंग वाला इशू है ना, ट्रॉलर वाला, वो देखिए कि यहाँ पे आप ये जो ट्रॉलर्स यूज़ कर रहे हो, ओके, आप इसको बिल्कुल फ्लोर पे घसीटते हुए ले जा रहे हो, तो उसमें क्या हो रहा है, जो मैराइन प्लांट्स हैं वो भी उसी में कैप्चर होके आ रहे हैं आपके साथ। ओके,
दूसरा कि यहाँ पर सबसे ज़्यादा टर्टल्स को नुकसान होता है क्योंकि वो भी फिश के साथ साथ इस नेट में अंदर चले जाते हैं। ओके, तो यहाँ पर यूएसए ने अभी जो बैन किया था उसने यही कहा था कि आप टर्टल एक्सक्लूडेड डिवाइस नहीं लगा रहे हो अपने नेट्स में। दैट मीन्स कि आपने ये नेट ड्रैग की, ठीक है, यहाँ से फिशेस अंदर जाना शुरू हुई, उसके अंदर आप एक ये डिवाइस लगा दीजिए इस तरीके का, ताकि यहाँ पर जो फिश होंगी छोटी छोटी होती हैं तो वो तो अंदर चली जाएं, ओके, इस एंड में आ जाएं फिश, लेकिन यहाँ पर बीच में एक एक्सक्लूडर लगाओ ताकि ये जो टर्टल आ गया है गलती से ये यहाँ से बाहर निकल जाए वापस। ओके, तो ये होता है ट्रॉलर, ये जो इस तरीके से ड्रैग किया जाता है पूरा, यहाँ पे ये दो ये डाले जाते हैं और फिर ये पूरी नेट ड्रैग होती हुई फिशेस को कैच करती हुई आ जाती है। तो उसमें एक टर्टल एक्सक्लूडर डिवाइस की ज़रूरत पड़ती है हमें, ठीक है। तो दो सिंपल सी बातें हैं, पहला कि हम ओवर असेस कर रहे हैं अपने स्टॉक को, ओवर रिपोर्टिंग कर रहे हैं क्योंकि एफएओ का कहना है कि हम ऑलरेडी फुली एक्सप्लॉइट कर चुके हैं अपने फिश स्टॉक को, और दूसरा कि जो सबसे ज़्यादा डैमेज हो रहा है वो बिल्कुल बेंथिक जोन में हो रहा है, दैट इज़ हमारे कोस्ट के बिल्कुल पास। अब सबके पास तो बड़े बड़े ट्रॉलर्स नहीं हैं कि वो ओपन ओशन में चले जाएं, अधिकांश तो यहीं से करते हैं। ओके, तो इसका रीज़न भी हम ही है क्योंकि हमने अपने मैंग्रोव डिस्ट्रॉय कर दिए, उसके अलावा यहाँ पे इतना इंडस्ट्रियल एग्रीकल्चर एंड अर्बन पॉल्यूशन कर लिया है हमने अपने कोस्टल एरियाज़ में कि यहाँ पे फिश में प्रॉब्लम आएगी ही। देन मैकेनाइज्ड ट्रॉलिंग एंड इट्स इम्पैक्ट, तो ये अब आप खुद से रीड कर लेना, मैंने ऊपर समझा दिया है। देन देयर इज सम फ्लॉड पॉलिसी शिफ्ट, क्योंकि हम क्या कह रहे हैं, अब एक काम करते हैं, डीप सी फिशिंग के लिए चलते हैं, डीप ओशन में। इवन सरकार इंसेंटिवाइज भी कर रही है फिशरमैन को कि आप जाइए ऑफ शोर में और डीप सी जोन में वहाँ जाके फिशिंग कीजिए। ओके, देन जियोपॉलिटिकल वाला इशू, तो पाक बे वही कच्चा थीवो आइलैंड वाला, उसमें वही प्रॉब्लम आती है, फिर हम क्लैश कर जाते हैं श्रीलंकन स्मॉल स्केल फिशर्स के साथ। ओके, तो उस आर्टिकल में बस यही 4-5 पॉइंट रेज किए गए, आप खुद से उसको रीड कर सकते हैं, मैंने समझा लिया है। सरकार ने यहाँ पे सीलिंग सेट कर दी है कि जी राम जी का बिल कितना रहेगा, उनका जो भी बजट है। ओके, और हर स्टेट को फाइनेंस कमीशन के फॉर्मूला के हिसाब से हर स्टेट को दे भी दिया है, तो यूपी को यहाँ पर इतना मिला है। ओके, बट मैं क्योंकि इस स्कीम को डिटेल में समझा चुका हूँ ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन में, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने इसके नोट्स बनाए होंगे। ओके, क्योंकि अगर हैंड रिटन नोट्स नहीं बनाओगे तो देर सवेर परेशान होना ही होना है तुम्हें। ब्रिंग राम टेम्पल ट्रस्ट अंडर परव्यू ऑफ आरटीआई एक्ट, नो दिस इज़ वन थिंग जो होनी ही चाहिए डेफिनेटली। सिर्फ राम मंदिर ही नहीं, इन चीज़ों में हमेशा आरटीआई अलाउ होनी चाहिए क्योंकि जनता का पैसा है, आप जनता को हिसाब नहीं दोगे तो कैसे चलेगा। लेकिन इस सरकार से आप उम्मीद कर नहीं सकते जिसने पीएम केयर्स में जनता से ही पैसे लेके कह दिया नहीं ये प्राइवेट चैरिटेबल ट्रस्ट है। ओके, तो बट होना चाहिए। श्यामा प्रसाद मुखर्जी, इन पे मैं आपको एक शॉर्ट नोट दे दूंगा टेलीग्राम पे, पर इतना कोई ज़्यादा एग्ज़ाम में पूछा जाए ज़रूरी नहीं है, बस उनके बारे में कुछ कुछ बातें हैं। जैसे वो सबसे यंगेस्ट वाइस चांसलर बने थे एट द एज ऑफ 33 इन यूनिवर्सिटी ऑफ कैलकाटा। ओके, उसके बाद जब वो बंगाल में गवर्नमेंट बनी थी ना फजलुल हक की, फजलुल हक, तो उसी गवर्नमेंट में ये फाइनेंस मिनिस्टर भी रह चुके हैं। उसके बाद नेहरू कैबिनेट में ये इंडस्ट्रियल मिनिस्टर रहे। उसके बाद आर्टिकल 370 का विरोध किया इन्होंने कि एक देश में दो संविधान दो प्रधान नहीं चलेंगे, तो इस चक्कर में इस वजह से इन्होंने रिज़ाइन कर दिया था यहाँ पर। ये इसका विरोध बाद में किया था, बट रेजिग्नेशन का रीज़न ये नहीं था, रेजिग्नेशन का रीज़न था देसाई लियाकत पैक्ट, क्योंकि इनका कहना था कि नेहरू जी ने इस पैक्ट में क्या किया है कि पाकिस्तान में जो हिंदू माइनॉरिटीज़ रह रही हैं ना, उनके लिए कोई सेफगार्ड्स नहीं लिए। या तो आप यहाँ के सारे मुसलमानों को वहाँ भेज देते और हिंदुओं को यहाँ बुला लेते, ओके, ये बांग्लादेश वाला ईस्ट पाकिस्तान, या फिर आप कम से कम उनके सेफगार्ड के लिए कुछ करते। तो देसाई लियाकत पैक्ट से नाराज़ होकर इन्होंने रिज़ाइन कर दिया था नेहरू कैबिनेट से। बाद में जब आर्टिकल 370 आया तो उसका भी इन्होंने विरोध किया, और फिर उस टाइम पे कश्मीर में एक नई चीज़ शुरू हुई थी, वो थी परमिट सिस्टम। यानी कि अगर जैसे पंजाब के लोग, हरियाणा के लोग या कहीं के भी लोगों को जम्मू कश्मीर में जाना है तो उन्हें एक परमिट लेना पड़ता था। तो फिर इन्होंने इसके अगेंस्ट काफ़ी प्रोटेस्ट किया और 1953 में ये परमिट सिस्टम एबॉलिश हुआ। उसके बाद इनकी डेथ भी जम्मू कश्मीर में ही हुई थी। और तो ये कुछ एक इंपॉर्टेंट बातें इनके बारे में जो आप जान सकते हो, बाकी तो भर भर के आज आर्टिकल आए हैं इंडियन एक्सप्रेस में भी इन पर, वो पढ़ने में टाइम वेस्ट मत करना। ये 4-5 पॉइंट्स हैं जो शायद आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, मैंने आपको बता दिए। इंडिया टू होस्ट ब्रिक्स एंटी ड्रग मीट टुडे, अब आप समझ जाइए इसी से कि ड्रग्स कितना इंपॉर्टेंट मैटर बन चुका है इस वक्त पूरे वर्ल्ड के लिए। ओके, तो मैंने आपको एनसीबी पे शॉर्ट नोट तैयार करवा दिया है, क्वेश्चन आ सकता है। 3 एक्ट होते हैं जिसके अंडर में ये एक्शन लेता है, तो टेलीग्राम ग्रुप पे जाके देख लेना, ऑलरेडी पोस्ट किया हुआ है पहले। ओके, देन नेक्स्ट इज
अब क्या मेजर्स लेने हैं, तो हमने डिटेल वाली चीज़ें तो देख ली थी। बेसिक मेजर वही है, स्ट्रेंथनिंग द ऑपरेशनल कोऑर्डिनेशन सभी कंट्रीज़ में। देन इंटेलिजेंस शेयरिंग होनी चाहिए, कैपेसिटी बिल्डिंग, कलेक्टिव रिस्पॉन्सेज टू इमर्जिंग ड्रग रिलेटेड थ्रेट्स, ये सब बोल बच्चन टाइप की चीज़ें हैं। बाकी काम की चीज़ें हमने वहाँ पे पहले देख ली थी। ये तीजन भाई हैं, ये मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ बॉर्डर, मतलब आप छत्तीसगढ़ कह सकते हो, बट उन्होंने अपना अधिकांश जो टाइम दिया वो मध्य प्रदेश में दिया था। तो शी वॉज अ पंडवानी लेजेंड। ओके, बट इस बार एक ऐसा क्वेश्चन आ गया था तो मैंने पूछ लिया, बट इतना कोई बार बार भी नहीं पूछेगा यूपीएससी। पंजाब में यहाँ पे एक फिल्म बनाई गई जो बेस्ड थी ऑन एक्टिविस्ट जसवंत सिंह खालरा, ठीक है, झेलम नाम से। अब इन्होंने एक्सपोज किया था दी एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग्स इन पंजाब ड्यूरिंग द मिलिटेंसी एरा। वो जो मिलिटेंसी एरा चला था ना 93 95, तो पहले इस फिल्म का नाम ही पंजाब 95 रखा गया था, लेकिन फिर इसको सर्टिफिकेट नहीं मिल रहा था तो इन्होंने इसका नाम झेलम सतलज रखा, सॉरी सतलुज रखा। और उसके बाद ये फिल्म एक दिन चली और उसके बाद ओटीटी प्लेटफॉर्म से हटा ली गई है, बट सरकार ने इसका कोई एग्जाम्पल नहीं दिया कि क्यों हटाई है। Next round of US-Iran talks likely to be held at Islamabad. Now this is one thing that really hurt us, okay? क्योंकि हमने इतना ज़्यादा नैम किया पूरा 75 साल, हमने इतना ज़्यादा रूल बेस्ड वर्ल्ड ऑर्डर होना चाहिए, हमने अपनी न्यूट्रल वाली इमेज बनाई, बट हमने ये सब खो दिया पिछले कुछ सालों में। बीजिंग मॉस्को टू होल्ड जॉइंट नेवल एक्सरसाइज ऑफ चाइना कोस्ट टुडे, ये सबसे बड़ी टेंशन बनता है जापान की और यूएसए की। वही हाउदी रेबेल्स अभी भी काबू में नहीं आ रहे हैं। अब ये कह रहे हैं कि कुछ लेबनीज विलेजेस ही चाहते थे कि वो इज़राइल का पार्ट बनना चाहते हैं, ठीक है। तो ये सब चीज़ें चल रही हैं, बट जब तक हाउदी हमास तो खैर चलो हो गया लगभग, बट जब तक हाउदी और हिजबुल्ला कंट्रोल में नहीं आएंगे तब तक ये डील सॉल्व नहीं होगी। यहाँ पे ये इतना बड़ा आर्टिकल पढ़ने की ज़रूरत नहीं है आपको, एक सिंपल सी बात है कि क्लाइमेट चेंज का असर सब पे हो रहा है। मैंने आपको दो चीज़ों पे दिखाया था, एक था हमारा ऑलिव रिडले टर्टल, ठीक है। ऑलिव रिडले टर्टल में भी देखा गया था दैट ड्यू टू इंक्रीज इन टेम्परेचर, इंक्रीज टेम्परेचर की वजह से जो बर्थ देखा गया वो देखा गया कि फ़ीमेल के बर्थ ज़्यादा हो रहे थे एज़ कम्पेयर टू मेल। ओके, ऑलिव रिडले टर्टल, उसको आरीबाडा बोलते हैं हमारी उड़ीसा कोस्ट पे। दूसरा, यहाँ पर हाई टेम्परेचर की वजह से जो हमारा मिल्क प्रोडक्शन है वो भी डिक्रीज़ हो रहा है बाय एज मच एज़ 20 to 30%। क्यों? क्योंकि यहाँ पर क्या कर रहा है कि जो आपकी गाय है वो यहाँ पर अपनी बॉडी से काफ़ी ज़्यादा एनर्जी यूज़ कर रही है टू रेगुलेट बॉडी टेम्परेचर रादर दैन प्रोड्यूसिंग द मिल्क। इट डाइवर्ट द एनर्जी फ्रॉम मिल्क प्रोडक्शन टू रेगुलेट द बॉडी टेम्परेचर, और यहाँ पे 20 से 30% का डिक्लाइन देखने को मिल रहा है। तो ये सब आपके क्लाइमेट चेंज में आ जाएगा, ठीक है। जब क्लाइमेट चेंज पे कोई क्वेश्चन लिखोगे तो लिख सकते हो उसमें कि ये दो चीज़ें भी देखने को मिल रही हैं। चलो आगे चलते हैं हम इंडियन एक्सप्रेस पर। इंडियन एक्सप्रेस में भी कुछ चीज़ें काम की हैं, वो भी हमें देखनी होंगी आज। काफ़ी सारी चीज़ें काम की इनफैक्ट। आर्म्ड फोर्सेज, अग्निवीर हम लोगों ने देख लिया है, एक 4 ईयर का टेन्योर कंप्लीट होने को आया एक बैच का। और नेवी वगैरह सब कह रहे हैं कि हमें ज़्यादा रिटेंशन चाहिए। आपने कहा है कि सिर्फ 25% को रिटेन करेंगे, नहीं, उससे क्या होगा कि फिर अगले साल, अब अगला जब बैच आएगा उसमें सिर्फ हमें 25% ही मिलेंगे, ठीक है। तो वो ये कह रहे हैं नहीं, बार बार ट्रेनिंग में हमने ट्रेनिंग में जब देखा यहाँ पर तो हमने देखा कि एक्सपीरियंस मैटर करता है। तो नेवी कह रही है कि 75 रिटेंशन तक कीजिए, आर्मी एयरफोर्स भी कह रही है एटलीस्ट 50% कीजिए, जबकि करंट रिटेंशन है 25%। तो ये अच्छी बात है कि हम रिटेंशन पीरियड बढ़ाएं यहाँ पर इनका। डायरेक्ट सीडेड राइस, कल मैंने इससे रिलेटेड एक एमसीक्यू भी आपके साथ शेयर किया था। एमसीक्यू क्या था? पीवाईक्यू था। ओके, क्यों कर रहे हैं हम लोग डायरेक्ट सीडेड राइस? क्योंकि ये जो ट्रांसप्लांटेशन वाला है इसमें पूरी फील्ड को फ्लड करके रखना पड़ता है और वाटर बहुत ज़्यादा यूज़ होता है और इसमें मीथेन एमिशन भी बहुत ज़्यादा होते हैं। तो हम लोग डायरेक्ट सीडेड राइस की तरफ स्विच करना चाहते हैं, और अभी एल नीनो का थ्रेट है तो और भी ज़्यादा ज़रूरत है। और उस दिन अमित शाह ने भी यही कहा था कि हम लोग इस पैटर्न की तरफ शिफ्ट करें, ठीक है। ये ऐसे आउटडेटेड टॉपिक है जिनको मैं आपको डायरेक्टली टेलीग्राम पे दे दूंगा, इसमें लेक्चर देने की ज़रूरत नहीं है और ना आपको लेक्चर सुनने की ज़रूरत है इतना लंबा। ये हमने जान ही लिया है अबाउट द मेटा एंड चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज़। ओके, अब देखो यहाँ पर ये बात कर रहा है फ्रॉम ईरान कन्फ्लिक्ट 4 जियोपॉलिटिकल शिफ्ट इंडिया कैन नॉट अफोर्ड टू मिस। अब आप अपने आप को टेस्ट कर सकते हो यहाँ पे कि आखिर इसमें से ऐसे कौन से हैं इन 4 में से जो आपको नहीं पता अभी तक, अगर आप मेरा डिस्कशन रोज़ सुन रहे हो। फर्स्ट इज डिमिनिशिंग कॉन्फिडेंस इन अमेरिका एज अ गारंटियर ऑफ सिक्योरिटी। ये जितनी भी कंट्रीज़ थी, यूएई वगैरह, सऊदी अरेबिया, ये तो मानती थी कि यूएसए गारंटी है हमारे लिए अगेंस्ट दी ईरान, ठीक है। लेकिन ईरान ने साबित कर दिया कि नहीं, मुझे यूएसए का कोई डर नहीं। तो क्या ये हुआ है?
बिल्कुल हुआ है, ठीक है। सेकेंड इज द इमरजेंस ऑफ चोक पॉइंट्स एज अ लीवर ऑफ पावर। अब यूएसए शायद डिस्ट्रॉय कर भी देता है ईरान को, लेकिन उसने क्या किया, उसने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का जो चोक पॉइंट है उसको यूज़ किया कि मैं पूरे वर्ल्ड में ट्रेड को डिस्टर्ब कर सकता हूँ, मैं पूरे वर्ल्ड में इन्फ्लेशन कॉज कर सकता हूँ। तो उसने इसको एज अ लीवर यूज़ किया, दीज चोक पॉइंट्स। तो क्या इंडिया के पास भी कोई चोक पॉइंट्स है? हाँ है हमारे पास, और हमारे पास तो और ज़्यादा क्रूशियल है, दैट इज स्ट्रेट ऑफ मलाका, राइट। देन इसके अलावा यहाँ पर ना यूके के प्रेसिडेंट ने एक बहुत अच्छी बात कही है कि आप पूरी तरीके से पूरी टेक्नोलॉजी की वैल्यू चेन, ठीक है, जिसको हम कहते हैं एंटायर वैल्यू चेन, इस पूरी वैल्यू चेन पे फोकस मत कीजिए, कुछ निश एरिया ऐसे बनाइए जिसमें आपको महारत हासिल हो, ठीक है। चाइना ने किया है कि वो पूरी एंटायर वैल्यू चेन ही बना रखी है उसने, लेकिन हर कंट्री वो नहीं कर सकती। आप कुछ बेसिक निश एरिया बना लीजिए जिनमें आपसे बेटर कोई ना हो। ओके, फॉर एग्जांपल ताइवान की कंपनी है TSMC, वो कंपनी 70% एडवांस चिप बनाती है। ओके, इसलिए मैंने आपसे कहा था कि यूएसए कभी ताइवान को चाइना के अंडर में नहीं जाने देगा, क्योंकि यहाँ पे जो बाकी 30% बच गई है ना, वो भी चाइना बनाता है। तो सेमीकंडक्टर चिप्स में एडवांस वाली बात कर रहा हूँ मैं, 2 नैनोमीटर 3 नैनोमीटर, वो फिर पूरी चाइना की मोनोपोली हो जाएगी और वो पूरा AI रोबोटिक्स में बहुत आगे निकल जाएगा वर्ल्ड से। ओके, सो ये इंडिया के लिए भी ज़रूरी है कि हम कुछ निश एरियाज में अपनी महारत हासिल करें, रादर दैन कि एंटायर वैल्यू चेन पे फोकस करने की बजाय। द कंट्रीज, जैसे हमने, ऐसा नहीं है कि हमने किया नहीं है, हमने किया है। पेट्रो रिफाइनरी में इंडिया इज़ द चैम्पियन, ठीक है। रिलायंस पेट्रो रिफाइनरी में इंडिया इज़ ट्रूली द लीडर। तो यहाँ पर फिर क्या हुआ, हम एशिया की सबसे बड़ी रिफाइनरी इंडिया के पास है, जामनगर में। अब ट्रंप का आप कंपल्शन समझिए या नरेंद्र मोदी का सरेंडर समझिए, कुछ भी समझिए, बट रिलायंस के साथ डील होती है कि हम वहाँ पर $30 बिलियन की रिफाइनरी लगाएंगे, पेट्रो रिफाइनरी। क्यों? क्योंकि यूएसए के पास अपना ऑयल भी बहुत है, उसके पास वेनेजुएला का भी ऑयल आ गया है अब, और उसको सिर्फ रिफाइनरी चाहिए जो कि जिसमें मास्टरी है इंडियंस के पास। ओके, तो यहाँ पर, और सबसे बड़ी बात है कि अंबानी अनाउंस नहीं करते हैं, सुबह अनाउंस करते हैं मिस्टर ट्रंप की रिलायंस इस तरीके की एक रिफाइनरी लगाएगा हमारे यहाँ। ना व्हाट आर दी रीजंस, वो तो वही जाने, लेकिन हमने भी अपने कुछ निश एरियाज बनाए, लेकिन अब जो टेक्नोलॉजी डेवलप हो रही है मॉडर्न, उसमें हम कहीं स्टैंड नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ पर ऋषि सुनाक ने एक अच्छी बात कही थी कि कंट्रीज या कॉर्पोरेट्स, दे शुड नॉट सीक टू कंट्रोल ओवर द एंटायरिटी ऑफ एन इंटीग्रेटेड टेक्नोलॉजी वैल्यू चेन, बट टू क्रिएट ए निश पोजिशन दैट कैन गिव दैम एन अनअसेलेबल एज। फॉर एग्जाम्पल TSMC, यहाँ पे दो और हैं जैसे आर्म होल्डिंग, ये 99% जो चिप्स लगती हैं स्मार्टफोन में वो यही कंपनी बनाती है। ओके, उसके बाद ASML, द डच मैन्युफैक्चरर, ये बनाता है अल्ट्रा वायलेट लिथियोग्राफिक मशीन्स। ओके, तो ये कुछ एग्जाम्पल है, बस आप TSMC का याद रखिए, उतना काफ़ी है। ओके, देन नेक्स्ट इज थर्ड, दिस इज, अपना आपने शायद ये टर्म पहली बार सुना होगा। ओके, दिस A इज़ फॉर अरब, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अरब पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज़। तो ये जो कार्टल था ये अब बिल्कुल आउटडेटेड हो चुका है, UAE ने इसको ऑलरेडी छोड़ दिया है। ईरान ऑलरेडी कई अरब कंट्रीज़ के साथ उस पर लगा हुआ है, उसके चलती रहती है बोल बच्चन। तो यहाँ पे आप ये तो सोच सकते हो कि ये जो एक्सपोर्टर है ना, जो पेट्रोलियम प्रोड्यूसिंग कंट्रीज, इनके ऑर्गेनाइजेशन कोई ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं हो रहे हैं, क्योंकि अब कोई किसी की नहीं सुनता है कि हमें प्रोडक्शन कम करना है ताकि प्राइसेस बढ़ जाएं। नहीं, अब सबको सिंपल सी बात है कि सबको ज़्यादा से ज़्यादा मार्केट कैप्चर करना है। तो सऊदी अरेबिया हो, ईरान हो या कोई और हो, सब अपना प्रोडक्शन बढ़ाते जा रहे हैं। ओके, उसके अलावा USA अपने आप में बहुत बड़ा एक प्रोड्यूसर बन गया है। तो अब नॉन ओपेक कंट्रीज़ भी बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन कर रहे हैं, तो इन ऑर्गेनाइजेशंस थोड़े आउटडेटेड हो चुके हैं। ओके, देयर हैज़ बीन एन इंक्रीज प्रोडक्शन फ्रॉम नॉन ओपेक प्रोड्यूसर। सिर्फ हमारी प्रॉब्लम ये बनती है कि हम नॉन ओपेक प्रोड्यूसर की तरफ अगर देखें तो हमारा रूट बहुत लंबा पड़ जाता है उनके साथ, तो वो ट्रांसपोर्ट वाली कॉस्ट बहुत ज़्यादा आ जाती है, इसलिए हम लोग वेस्ट एशिया को ही प्रेफर करते हैं। नेक्स्ट इज़ द री इमर्जेंस ऑफ ईरान एज अ रिस्पॉन्सिबल स्टेट एक्टर। अगर रिस्पॉन्सिबल स्टेट एक्टर की तरह वापस आता है तो ये भी अपना प्रोडक्शन बढ़ाएगा और प्राइसेस और नीचे आएंगे, तो इन्फ्लेशन सभी इकोनॉमीज़ में कम होगा। ओके, तो ये चारों पॉइंट आप लोग जानते थे ऑलरेडी पहले से, इसमें कुछ नया नहीं था। राइज टू इथेनॉल पॉलिसीज डीपनिंग इकोनॉमिक एंड एनवायरमेंटल स्ट्रेस। अब इथेनॉल में सबसे वर्स्ट बात यह है कि 1 लीटर इथेनॉल बनाने में हमें 3000 लीटर का वाटर यूज़ करना पड़ रहा है। ओके, और फिर हम बना भी किससे रहे हैं? अब नितिन गडकरी जी अपने वोट बैंक को वहाँ पे किसानों को खुश करने के लिए कहते हैं शुगर केन से बनाएंगे हम, ठीक है। शुगर केन अपने आप में वाटर गजलिंग क्रॉप है। दूसरा, आप पैडी से बना रहे हो यानी राइस से, दोनों ही वाटर गजलिंग क्रॉप हैं। 1 किलो राइस बनाने में आपको 4000 लीटर तक का पानी यूज़ करना पड़ता है।
ओके, उसके साथ भी मीथेन एमिशन होते हैं, वो सो अलग। तो इथेनॉल अपने आप में आप कितना भी जस्टिफाई कर लो, बट इसके जो इकोनॉमिक या एनवायरमेंटल बेनिफिट्स हैं वो कोई ज़्यादा अच्छे नहीं हैं। ओके, अब इसके बाद यहाँ पे हमने एक कि हमारा एफसीआई में सड़ता रहता था कई बार अनाज, हम कहते थे कि ये खाने लायक नहीं है तो इसको इथेनॉल में डाइवर्ट कर देते हैं। तो हमने मैंडेट कर दिया कि इथेनॉल प्रोड्यूसर्स को एक फिक्स्ड शेयर फीड स्टॉक लेना पड़ेगा एफसीआई से, ओके, राइस का। बट ये काउंटर प्रोडक्टिव हो गया हमारे लिए, बट वो आपके काम का नहीं है। अभी काम का जो आएगा मैं बता दूंगा, बस अभी समझने पे ध्यान दीजिए। इंडस्ट्री वांट फ्रीडम टू चूज द मोस्ट एफिशिएंट फीड स्टॉक, चाहे वो मेज हो, शुगर केन हो या राइस हो। अब राइस शुगर केन के साथ है प्रॉब्लम कि वो बहुत ज़्यादा वाटर कंज्यूम कर रहे हैं। वी आर ऑलरेडी वाटर स्ट्रेस कंट्री, अब हम वाटर स्कार्स कंट्री बनने की तरफ जा रहे हैं। ओके, तो शुगर केन राइस की बजाय हमें मेज से बनाना चाहिए। तो ये चीज़ आप इंडस्ट्री पे छोड़ दो, इंडस्ट्री के ऊपर कि आपको कौन सा फीड स्टॉक लेना है और किससे इथेनॉल बनाना है। मैंडेटरी मत करो कि 20% राइस आपको खरीदने पड़ेंगे एफसीआई से। ओके, तो वो काउंटर प्रोडक्टिव हो गया हमारे लिए, क्योंकि राइस का प्रोडक्शन ही, राइस का भी 1 किलो प्रोडक्शन 4000 लीटर तक का वाटर लेता है। ओके, उसके अलावा बहुत सारा मीथेन एमिशन करता है जो 25 टाइम्स मोर पोटेंट है दैन कार्बन डाइऑक्साइड। अब ये पॉइंट्स है जो आपको अपने कॉपी में नोट करने हैं। फर्स्ट इज कोई बोनस देने की ज़रूरत नहीं है फार्मर्स को इसके लिए, एंड लिमिट द प्रोक्योरमेंट इन ऑल स्टेट टू नॉट मोर देन 40% ऑफ द प्रोडक्शन। यानी कि सरकार जो एफसीआई के थ्रू परचेज कर रही है वो जितना भी प्रोडक्शन हुआ है उसका 40% से ज़्यादा मत लीजिए। ये जबकि वैसे तो कुछ स्टेट्स में तो इतना भी नहीं लिया जाता है, लेकिन पंजाब हरियाणा है जहाँ पे करीब 96% तक का जो है वो सरकार खरीदती है एमएसपी पे, इसलिए वहाँ के किसान थोड़े से रिच हैं। ओके, दिस इज द फर्स्ट पॉइंट। बट ये जो पॉइंट्स यहाँ पे लिखे हैं ना इन्होंने, ये लिखने के लिए तो ठीक है, बट ये प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करना बहुत मुश्किल है, इनकी पॉलिटिकल कॉस्ट बहुत भारी पड़ेगी। ओके, सेकंड इज देयर शुड बी नो कंपल्शन ऑन इथेनॉल प्लांट्स टू यूज द राइस फ्रॉम एफसीआई। मेज इज मच बेटर अपॉर्चुनिटी ऑप्शन फॉर इथेनॉल प्रोडक्शन। बट इनसे भी बेटर ऑप्शन है वो 3G और 4G वाले। ओके, कि आप वो सारी चीज़ें यूज़ कीजिए, आपके एल्गी वगैरह, ओके, या फिर जीएम क्रॉप यूज़ कीजिए। थर्ड इज लिमिट द फ्री सप्लाई अंडर पीडीएस टू ओनली द मोस्ट वल्नरेबल दैट इज अंत्योदया। इनको फ्री में दीजिए, बाकी की जो पॉपुलेशन है उसमें उससे एटलीस्ट हाफ तो लीजिए, कि अगर बाजार में 30 रुपये का मिल रहा है कुछ तो आप 15 रुपये में दीजिए बाकी को। ओके, सिर्फ अंत्योदया वाले जो लोग हैं उनको फ्री में दीजिए। देन प्रमोट द डायरेक्ट सीडेड राइस टू कंजर्व वाटर, जो हमने अभी फ्रंट पेज पे देखा। इसके अलावा फिक्स द फर्टिलाइजर रिलेटेड इशू बाय मूविंग फ्रॉम सब्सिडीज टू इनकम सपोर्ट टू फार्मर्स एंड डी कंट्रोलिंग द फर्टिलाइजर प्राइसेस। अब ये बहुत मुश्किल काम है। ओके, तो यहाँ पे 4 पॉइंट्स दिए गए हैं, 1 2 3 4 5, 5 दिए गए हैं। ये पाँचों अपनी कॉपी में लिख लो, कहीं यूज़ करने का मौका मिलेगा तब हम देखेंगे। ओके, देन इंडोनेशिया में सबसे ज़्यादा मिलता है निकल। ओके, निकल सबसे ज़्यादा है, लेकिन हमें क्या करना होगा, निकल प्रोसेसिंग प्लांट लगाने होंगे, उसकी टेक्नोलॉजी पे वर्क करना होगा। सो इंडियाज ट्रांजिशन टू इलेक्ट्रिक मोबिलिटी एंड क्लीन एनर्जी रिक्वायर सिक्योर एक्सेस टू क्रिटिकल मिनरल्स। ओके, स्पेशली निकल। वर्ल्ड्स लार्जेस्ट निकल रिजर्व किसके पास है, इंडोनेशिया के पास। ओके, तो हमें क्या करना होगा, निकल अगर हमें इंडोनेशिया से मिल सकता है तो हमें इसकी प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजी में मास्टरी हासिल करनी होगी, अदरवाइज़ तो वो फिर वही चाइना में जाना पड़ेगा उन्हें। ओके, सबांग पोर्ट ये अचे प्रोविंस में आता है इंडोनेशिया के, मैंने थोड़े दिन पहले आपको लोकेशन भी दिखाई थी। फिर इंडोनेशिया के साथ कनेक्टिविटी में एक तो पाम ऑयल आ जाता है ट्रेड में, दूसरा क्रिटिकल मिनरल्स, कनेक्टिविटी, हेल्थ केयर, स्पेस, डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, टूरिज्म, यूपीआई वगैरह। ठीक है, ये सब बोल बच्चन टाइप की चीज़ें जो आप लिख सकते हो। बस काम का यही है कि निकल वहाँ पे बहुत ज़्यादा होता है और हमें वो करना होगा। दूसरा, हमने ब्रह्मोस फिलीपींस को एक्सपोर्ट करना शुरू किया है, तो इस पर हम इंडोनेशिया के साथ भी बात कर रहे हैं, तो ये हमारे ओवरऑल डिफेंस एक्सपोर्ट को बढ़ाने में भी मदद कर सकता है। AI इज रीशेपिंग द वॉरफेयर, हाउ इंडिया कैन कीप पेस। अब पहले तो ये बात याद रखिए, द ट्रिनिटी ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मिलिट्री ऑटोनॉमी एंड एल्गोरिथमिक वॉरफेयर। जब मैंने आपको ड्रोन्स पढ़ाया था ना, तब मैंने बात की थी कि कैसे ड्रोन को ऑटोनॉमसली डिसीजन लेने पर आप ट्रेन कर रहे हो। ओके, तो ये जो ट्रिनिटी है, AI, मिलिट्री ऑटोनॉमी एंड एल्गोरिथमिक वॉरफेयर, ये रीडिफाइन कर रहा है मॉडर्न डे वॉर फाइटिंग और डेटरेंस को। तो ड्रोन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गए इस वक्त, और इनको जब हमने AI के साथ यूज़ किया तो ये और ज़्यादा डेंजरस हो गए हैं वॉरफेयर में। अब यूक्रेन के एक प्लेटफॉर्म को याद रखिएगा, नाम है डेल्टा। It uses an AI-enabled data analytics platform called Delta to fuse multiple data inputs। अब डेटा इनपुट्स भी कहाँ से आ रहे हैं, रडार इमेज से लेकर तो सोशल मीडिया की फीड से तक आ रहे हैं, और इन सबको AI के थ्रू वो एनालाइज कर रहा है और अपने टारगेट डिसाइड कर रहा है।
ओके, सो ये डेल्टा याद रखिएगा, हमें भी ऐसा ही कोई प्लेटफॉर्म बनाना होगा जो सारी इन्फॉर्मेशन रडार से लेकर तो सोशल मीडिया से आने वाली इन्फॉर्मेशन को फ्यूज़ करके एनालाइज कर सके और इंटेलिजेंस जनरेट कर सके। ओके, नेक्स्ट इज यूक्रेन इज बाइंग 8 मिलियन ड्रोन मोर देन आर्टिलरी इट फायर्ड लास्ट ईयर। क्यों ले रहा है? क्योंकि मैंने आपको बताया था कि इस वक्त वहाँ की एमएसएमई तक रग ड्रोन्स प्रोड्यूस करने लगी है, इसलिए यूक्रेन को हराना आसान नहीं हो पा रहा है। ओके, अब ये वो सारे पॉइंट्स हैं जो आपको अपने नोट्स में लिखने हैं, जो इंडिया को करने की ज़रूरत है। सबसे पहले वी नीड टू डेवलप एन एआई इनेबल्ड डेटा एनालिटिक्स प्लेटफॉर्म, जैसे कि यूक्रेन ने डेवलप किया है डेल्टा। दिस इज़ नंबर 1। दूसरा, हमें ऐसे सॉफ्टवेयर बनाने होंगे जो कोऑर्डिनेट कर सकें ड्रोन सॉर्म्स को। ड्रोन सॉर्म्स क्या है, मैंने ब्रेनस्टॉर्मिंग वाले लेक्चर में बता दिया था। ओके, क्यों करना है ऐसे सॉफ्टवेयर? ताकि वो डिफ्रेंशिएट कर सकें बिटवीन दी बर्ड्स, सिविलियंस, एयरक्राफ्ट एंड कॉम्बैट प्लेटफॉर्म्स। ओके, थर्ड इज सेटअप ए डाइवर्स इन्वेंट्री ऑफ ड्रोन्स टू, हमने टारगेट रखना चाहिए करीब 5 मिलियन बाय 2020। अलग अलग तरह के ड्रोन्स होते हैं, ठीक है, तो हमें भी एक डाइवर्स इन्वेंट्री बना के तैयार रखनी चाहिए। दूसरा, अगर सामने वाली कंट्रीज ड्रोन यूज़ कर रही हैं तो हमें काउंटर ड्रोन सिस्टम भी तैयार करने होंगे, जैसे लेज़र या फिर माइक्रोवेव वेपन्स वगैरह। ओके, और इसके लिए हमें 27 में अपने डिफेंस बजट का जो भी हो उसमें से 40% ईयर मार्क करना चाहिए ऑन दीज टेक्नोलॉजिकल सॉल्यूशन। तो ये 5 पॉइंट अपने नोट्स में ऐड कर लेना, अगर आपने वो ब्रेनस्टॉर्मिंग वाले सेशन से ड्रोन वॉरफेयर के नोट्स बनाए थे तो। ओके, बस। ओपेक ओकेज फर्दर ऑयल इनपुट इंक्रीज, तो नहीं भी ओके करोगे तो क्या करोगे, क्योंकि आप इंक्रीज करना ही पड़ेगा ना, क्योंकि कोई कंट्री एक दूसरे की सुन नहीं रही है। ओपेक और ओपेक प्लस पे हम कंटेंट ऑलरेडी तैयार कर ही चुके हैं। ओके, सो दैट्स इट फॉर दिस सेशन। और इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप मुझे टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हो 7770977699। मैं आपको वहाँ पे इसकी हाईलाइटेड पीडीएफ दे दूँगा। और टेलीग्राम ग्रुप का नाम है ईजी एज पाई 010। ओके, आप वहाँ से बाकी का कंटेंट एक्सेस कर सकते हो। सो दैट्स इट फॉर दिस सेशन। थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग, हैव ए ग्रेट डे एंड कीप लर्निंग।